प्रोसीजर ऑफ स्नेहपान हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने जैसे बताया कि अग्निबल एक तो पेशेंट की हमें देनी है ना। स्नेहपान कराने से पहले अग्निबल उसका देखना है कि नॉर्मली इसका डाइजेशन कैसा है, प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहती है उसको। ठीक है ना, जो खाना पीना वो करता है वो इजीली पच जाता है, ताकि उसको किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना रहे। ठीक है, और क्या पता लगता है उससे, उसकी जो हमें डोज देनी है, किस डोज में उसको स्नेहपान कराना है ना। ह्रस्वशी मात्रा या हर्ष मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा, है ना, प्रधान मात्रा जो रहती है, उसको एसेस करने के लिए भी जो है हमें अग्निबल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो उसको अग्निबल का पता हमें करना है। ठीक है, डोज का हमें पता करना है, क्या कौन सी डोज उसको देंगे स्नेहपान की, है ना। ठीक है, हीन मध्यम उत्तम ह्रस्वशी किस मात्रा में हमें स्नेहपान करा रहा है उस पेशेंट को, है ना। और उस पेशेंट में अगर कोई दोष प्रकोपित है ना, वात पित्त कफ, अगर तीनों में से कोई भी दोष प्रकोपित है या कोई सम्मिलित दोष प्रकोपित है तो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता है तो हमें जो है उसका अग्निबल इस प्रकार से कोर्स और अग्निबल का ज्ञान करने से हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में क्या करना है हमें, मेनली जो है उसको जो घृतपान कराना है, जो स्नेहपान कराना है, वो ह्रस्वशी मात्रा से कराना है ना। ह्रस्वशी मतलब सबसे कम मात्रा में उसको स्नेहपान कराना है, ताकि किसी प्रकार का उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो, और जो कम मात्रा उसको स्नेहपान की कराई जाएगी उसको इजीली वो डाइजेस्ट हो जाए, किसी प्रकार की जो है उसको व्यापत्ति ना हो, किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिपेशन या किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे, सबसे कम जो है मात्रा से स्टार्ट करते हैं। तो जनरली मैंने बताया भी था, तो ऑन एन एवरेज जैसे हम जनरली अपनी ओपीडीज में करते हैं जिसमें स्नेहपान कराते हैं, तो हम 30 ml से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो 30 ml एक तरह से हम क्या ले सकते हैं, ह्रस्वशी मात्रा ले सकते हैं इस केस में। ठीक है। ठीक है, और क्या डिस्कस हुआ था कि जो मेन प्रोसीजर है स्नेहपान जो हम कराते हैं पेशेंट को, मेनली अर्ली इन द मॉर्निंग कराना होता है ना, सनरेज के जस्ट 15 मिनट्स बाद ही हमें उसको कराना होता है। उस टाइम क्यों कराएंगे, क्योंकि उस टाइम जो है शरीर में क्या रहता है कि दोषा की जो स्थिति होती है, मेनली उसमें कफ का जो है प्रकोपित अवस्था, कफ प्रीडोमिनेंसी रहती है। ठीक है ना, और ताकि वो इजिली जो है उस पे कब वर्क कर सके। ठीक है ना, तो ये हो गया। और क्या रहता है उसमें, हमने जैसे हमने बताया कि उसकी जो डोज होगी वो डिसाइड की जाएगी, उसकी अग्निबल की क्या क्या स्थिति है उसके लिए, उसकी डोज उसकी निर्धारित की जाएगी। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया था। और जो स्नेहपान होगा उसको 30 से लेकर 70 या 75 ml तक हम उसको कराना है। ठीक है ना, घृतपान जो हम कराएंगे 30 से 35, 70, 40 या 50 तक जो है उसको स्नेहपान कराना है। मतलब ये लगा लीजिए ऑन एन एवरेज 50 से 75 ml जो है उसको घृतपान कराना है। और ह्रस्वशी मात्रा अगर हम लेते हैं तो वो 30 ml से हमें स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले जो है हमें अगर कराना है तो सबसे पहले दिन जो है फर्स्ट डे कौन सी मात्रा, ह्रस्वशी या 30 से 50 ml के करीबन हम उसको स्नेहपान कराएंगे। सेकेंड डोज जो रहेगी नेक्स्ट डे हमें करनी है, वो हमें तभी करनी है जो प्रीवियस डे के जो है जो घृतपान या स्नेहपान उसको कराया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, तभी हमें उसको नेक्स्ट डे को जो है उसको प्लान करना है। तो वो हमें बढ़ा के देनी है ना, सेकंड डे हमें बढ़ा के देनी है। अगर तो हमने पहले दिन फर्स्ट डे हमें अगर 30 ml दिए तो नेक्स्ट डे हम उसको 60 ml देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसी प्रकार से थर्ड डे है ना, थर्ड डे हम उसको फिर 30 और बढ़ा देंगे तो 90 ml की, 90 ml या 100 ml के अप्रोच उसको हमको घृत देना होता है। तो ये जनरली 3 दिन के लिए है, वैसे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 7 दिन तक, है ना। 7 दिन तक स्नेहपान हम करा सकते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट के अंदर ज्यादा ड्राइनेस है ना, रुक्षता ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन एब्डोमेन रहता है ना, दर्द है, बॉडी के अंदर पेन की कंडीशन है, ये सेंसेशन लॉस है। ठीक है ना, इस ऐसे केसेस में वात प्रकृति के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो है ज्यादा हमें ज्यादा दिन उसको स्नेहपान कराना होता है ना। तो मैक्सिमम 7 दिन तक हम उसमें इस केस में स्नेहपान करा सकते हैं। और अगर पित्तक प्रकृति का पेशेंट है तो 5 दिन ले लेगा, और अगर कफज प्रकृति का पेशेंट है तो 3 दिन में उसको स्नेहपान हो जाता है। ठीक है ना, स्निग्ध सम्यक स्निग्ध के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, तो जनरली 3 से 7 दिन तक का समय रहता है, तो जो हम स्नेहपान कराते हैं। ठीक है,
तो यूजुअल प्रैक्टिस में जो हम करते हैं, जैसे मैं बता भी रहा था ना, तो उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। तो यूजुअल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे जो है 30 ml देंगे, सेकंड डे 60 ml देंगे, थर्ड डे 90 ml देंगे, फोर्थ डे जो है 120 ml तक दे सकते हैं, और 7 दिन तक जो हम देंगे तो 180 ml तक हम दे सकते हैं। है ना, डिपेंड करता है कि पेशेंट में ज़्यादा रुक्षता तो नहीं है, ज़्यादा ड्राइनेस तो नहीं है, या फिर वात रोग तो नहीं है। मेनली वात रोग में देते हैं ना, ज़्यादा जो मात्रा होगी। स्नेहन कर्म जो है वो वात की चिकित्सा है ना। तो हम स्नेहपान करा रहे हैं, स्नेहन कर रहे हैं, है ना, बॉडी के अंदर ओलेशन दे रहे हैं, ओलेशन थेरेपी कर रहे हैं। तो ये ओलेशन थेरेपी क्या करती है, वात को शमक शामन शामक है, वात शामक है, वात का शमन करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बताया था कि जो इसके इंडिकेशंस है ना, इंडिकेशन किस किस में जो है स्नेहपान हम कराते हैं या स्नेहन कर्म करते हैं, तो किस किस में करते हैं। तो पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो एक रिवाइज हो जाएगा अपना, है ना। स्वेद, जिसको हमें स्वेदन देना है या जिसका स्वेदन हो चुका है, ठीक है, उसको हमें स्नेहपान कराना है। और नेक्स्ट किस में करना है, रुक्ष शरीर है ना, जिसके अंदर ड्राइनेस ज्यादा है, रफनेस है बॉडी के अंदर, तो उसको हमें स्नेहपान कराना है। ठीक है। और जो नित्य जो है अल्कोहल का यूज करता है ज्यादा, है ना, ड्रिंकिंग वगैरह ज्यादा करता है, तो उसको जो है हम स्नेहपान कराएंगे। ठीक है। कृश है ना, डिबिलिटी मतलब वीकनेस है, कमजोरी है। अगर पेशेंट या कोई भी इंसान जिसके अंदर वीकनेस है, कमजोरी है, अपने डेली रूटीन वर्क को भी जो है प्रॉपरली नहीं कर पाता है, उसको जो है फटीग हो जाता है, थक जाता है, वीकनेस है, कमजोरी है शरीर में, तो ऐसे केसेस में जो है हम स्नेह कर्म कराते हैं, स्नेहपान कराते हैं। और किस में कराते हैं, इन केस अगर कोई जो है ना आईज आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, है ना, जैसे भी होता है ना, प्री मेच्योर कैटरेक्ट प्रॉब्लम होती है ना, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद वगैरह की शिकायत, अगर उसमें ऐसे साइन सिम्टम आ रहे हैं, आंखों की दिक्कत है उसको, है ना, धुंधला दिखाई देना है, या फिर ब्लड विजन आ रही है, या है ना, ठीक है ना, इस तरह से मोतियाबिंद वगैरह के शुरुआती जो लक्षण है अगर उसको आ रहे हैं, तो उसको हम आयुर्वेद में तिमिर बोलते हैं, तिमिर रोग। ठीक है। तो तिमिर रोग की चिकित्सा चिकित्सा के लिए भी, तिमिर रोगों के लिए भी जो है स्नेहपान या स्नेहन कर्म हम करते हैं। और वात के लिए तो करते ही है ना, वातज रोग जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोमस्कुलर ऑर्डर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, है ना, जैसे नी जॉइंट पेन हो गया, है ना, ठीक है ना, नी जॉइंट पेन हो गया, या फिर सर्वाइकल हो गया, है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या लोअर बैक पेन हो गया, शार्टिक का हो गया, है ना, या फिर किसी प्रकार का पैरालिटिक पेशेंट है ना, पैरालिसिस उसमें हुआ है ना, या फेशियल पैरालिसिस है जिसको हम बेल्स पाल्सी बोलते हैं, ठीक है ना, अर्दित रोग जिसको आयुर्वेद में बोला गया है। तो ऐसे ऐसे जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी जो है हम पेशेंट को स्नेहपान कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कास, है ना, कफ। इनकेस अगर क्रोनिक कफ है ना, सूखी खांसी काफी लंबे समय से है पेशेंट को, है ना, या फिर प्रोडक्टिव कफ भी है ना, मुलगम वगैरह भी आता है और ज्यादा परेशानी है उसको, है ना, सांस नहीं आता है प्रॉपरली, सांस की बीमारी है, या अस्थमेटिक कंडीशन है, या कास है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम रहेगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रहेगी, तो उस केस में भी उसको स्नेहपान कराते हैं, स्नेहन कर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हिक्का, है ना, हिक्कप्स। इनकेस अगर किसी पेशेंट को ज्यादा हिचकी आती है ना, गला सूखता है, ज्यादा हिचकी आती है, बॉडी के अंदर ड्राइनेस है, उसकी जीभ सूखती है, मुंह सूखता है, ऐसी ऐसी केसेस में जो है मेनली जो है हिचकी आती है ना, बॉडी के अंदर प्यास लगती है, ज्यादा तृष्णा है ज्यादा, है ना, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम स्नेहपान या स्नेहन कर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्वर भेद, यानी कि अगर होर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया है पेशेंट को, है ना, आवाज बोलते हैं ना, आवाज बैठ गई है या आवाज भारी हो गई है तो ठीक है ना, जो ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा भाषण भाषण वगैरह देते हैं, या फिर डिबेट कंपटीशन में भाग लेते हैं, या फिर मेनली जो है ना जैसे लेक्चरर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, है ना, उनमें वे ज्यादा बोलते हैं बेचारे, क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा ही है। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में क्या है कि उनका आवाज जो है भारी हो जाती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं इस केस में। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम स्नेहपान कराते हैं पेशेंट को। ठीक है। अब ये तो हो गया इंडिकेशन। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किस में ना कराएं। ठीक है ना। तो जैसे स्थूल है ना, ओबीज पेशेंट्स है तो उसमें नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऑयलिंग है, ऑयलेशन है उसकी बॉडी के अंदर, चर्बी ज्यादा है ना, फैटी एक्युमुलेशन ज्यादा है, तो उसमें हमें कराने की जरूरत नहीं है ना। कफज विकार है, जैसे है ना, प्रोडक्टिव कफ वगैरह है, या फिर जो है ना उसको जो नेजल प्रॉब्लम्स है ना, कफज है, या फिर टोंसिलाइटिस वगैरह इस तरह की कंडीशन उसको है, गले में दर्द वगैरह है ना, कफज विकार है किसी प्रकार का, जैसे निमोनिया हो गया, है ना, और आजकल कंडीशन देखने को मिलती होगी आपको, निमोनिया, ठीक है ना, निमोनाइटिस वगैरह है।
तो ऐसे केस में भी जो है हमें उसको नहीं कराते हैं, स्नेहपान नहीं कराते हैं। अतिसार है ना, डायरिया का पेशेंट है, अगर काफी लंबे समय से लूज मोशंस चल रहे हैं तो उसमें जो है नहीं कराते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। और रक्त पित्त है ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन केस अगर पेशेंट में है ना, नो नेजल ब्लीडिंग है या फिर एनोरेक्टल ब्लीडिंग है उसको, है ना, तो ऐसे केसेस में जो है हम नहीं कराते, जनरली स्नेपल नहीं कराते हैं। अब बात करते हैं कि मेनली जब स्नेहपान हम कराते हैं तो पेशेंट को हम क्या डाइट, क्या जो है लाइफस्टाइल क्या फॉलो कराएंगे, है ना, पेशेंट को क्या बोलेंगे कि भी कैसे उसकी दिनचर्या कैसी रहेगी। ठीक है, तो स्नेहपान के बाद पेशेंट को बोलना है कि कोई भी एग्जेशनल वर्क नहीं करना है, कहीं भी जो है ड्यूटीज वगैरह या कोई मानसिक या फिर शारीरिक जो परिश्रम है वो नहीं करना है, उसको रेस्ट करना है, ठीक है ना, उसको रेस्ट करने के लिए बोलना है। और डे स्लीप नहीं करानी है, पेशेंट को बोलना है कि जो है आप बैठ सकते हैं सोफे पे या फिर चेयर वगैरह पे बैठ सकते हैं लेकिन सोना नहीं है, ठीक है ना, डे स्लीप नहीं कराना है। और क्या बोलना है कि उसको बोलना है कि चावल का जो मांड होता है ना, चावल पकाते हैं ना, ठीक है ना, जिसमें चावल कम रहते हैं, पानी का कंटेंट ज्यादा रहता है, ऐसे पतली पतली जो चावल की जो फूड बनाते हैं ना, रेसिपी बनाते हैं, ठीक है ना, यवागु बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, यवागु पेया इस तरह से बोलते हैं। तो उसको मेनली वो देना है खाने के लिए, कि जब भी उसको भूख लगेगी, जब उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देख रहे थे, है ना, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में नहीं कराना, वो हमने देख लिया था। उसके बाद हम दिनचर्या उसको क्या बताएंगे, क्या फॉलो करना है, तो उसको बोलना है कि रेस्ट करेगा, कोई जो है उसको सोना नहीं है, दिन में सोना नहीं है, अवॉइड डे स्लीपिंग, टेक राइस ग्रेव्स आफ्टर फीलिंग हंग्री, जब भी उसको भूख लगेगी तो क्या लेगा वो, चावल की पतली पतली खिचड़ी खाएगा, ठीक है ना, पेयर एबिलिटी बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें चावल थोड़ा कम रहता है, मान जैसे मान बनता है ना चावल का, इस प्रकार से उसको बोलना है, उसको वो लेना है, ठीक है ना, जब भी उसको जो है भूख लगेगी तो उसमें वो घी वगैरह डाल सकता है, ठीक है ना, या जीरे का छोंक वगैरह लगा के वो ले सकते हैं सिंपल। तो ये इसको बोलना है। और शायद उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन, है ना, वो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना, अगर हमने उसको घी घी पीने के लिए, ठीक है ना, घी पीने के लिए जैसे आज सपोज अगर हमने उसको घी खा दिया है तो उसको कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना, उसको मतलब हजम नहीं होगा, बदहजमी हो सकती है, या हजम नहीं होगा, अजीर्ण कहते हैं इसको, है ना, इंडाइजेशन को अजीर्ण बोलते हैं, कि इसको स्नेह जो हमने दिया, घी जो दिया है वो पचा नहीं इसको, ठीक है ना, उसको इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी हो गई है, इंडाइजेशन, बर्निंग सेंसेशन, इस प्रकार से सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, है ना, या फिर वोमिटिंग की फीलिंग हो रही है, या वोमिटिंग आ गई है, या नोजिएटिंग फीलिंग है, ठीक है ना, या एनोरेक्सिया है ना, मुंह में पानी बोलते हैं ना, इस तरह से आ गया है उसको, हैवीनेस ऑफ एब्डोमेन हो रही है, हेडेक हो रहा है ना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, अगर इसके इस प्रकार से साइन सिम्टम आ रहे हैं आफ्टर गिविंग द स्नेहा, है ना, घी या फिर तेल वगैरह जो हमने उसको दिया, उसको पीने के बाद या देने के बाद अगर इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट में, तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता लग जाएगा पेशेंट से क्या साइन सिम्टम है। अब बात करते हैं इनका हम मैनेजमेंट, तो हम मैनेज मैनेज कैसे करेंगे, अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो मैनेज कैसे करेंगे। तो इन सच कंडीशन नेपान डिसकंटिन्यूड, हमें रोक देना है, ठीक है ना, अगर ऐसे कंप्लेंट बता रहा है पेशेंट भाई इंडाइजेशन हो गया है, बर्निंग सेंसेशन है, हेडेक है, नोजेटिंग फीलिंग है ना, और कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उस केस में पेशेंट को क्या बोलेंगे कि अभी स्नेहपान नहीं करे, अभी स्नेहपान उसको नहीं कराना, ठीक है ना, बंद कर देंगे। और क्या बोलेंगे कि उसको फास्ट करना है ना, फास्टिंग बोलेंगे, ठीक है ना, ताकि जो उसको आमज जो कंडीशन हुई है, जो अजीर्ण उसको हुआ है, जो इंडाइजेशन जो हुआ है उसको, वो ठीक हो जाए, ठीक है ना, फास्टिंग करने से क्या होता है कि इंडाइजेशन वगैरह जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि हम कुछ इनटेक तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, जो भी हमने पहले से लिया है वो अच्छी प्रकार से पच जाएगा फिर, ठीक है ना, उसकी अग्नि जो है बढ़ जाएगी, अग्नि दीप्ति हो जाएगी, और उसको जो हैवीनेस रहेगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फास्टिंग कराएंगे, दीपन पाचन की औषधियाँ देंगे, जैसे मैंने आयुर्वेद में हम देते हैं, जैसे महाशंखवटी वगैरह दे सकते हैं उसको, है ना, चित्रकादिवटी, महाशंखादिवटी दे सकते हैं, है ना, दीपन पाचन के लिए देंगे उसको, ठीक है, या अजमोदादी या पत्ती का चूर्ण वगैरह हम दे सकते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना, पेशेंट को। और इनकेस अगर जो है अगर उसको हम पानी पानी वगैरह देना है तो हम क्या बोलेंगे, उष्ण जल, है ना, गर्म पानी पीना है इसको, गुनगुना करके, या गर्म पानी जो है उसको सिप सिप करके पीना है, ठीक है, तो ये जो है मैनेजमेंट हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि जर्नल जो
थेरेपी होती है, जो ओइलेशन थेरेपी होती है, जो उसको हम इंटरनल स्नेह दे रहे हैं या एक्सटर्नल जो भी उसकी थेरेपी हम करा रहे हैं, बॉडी मसाज वगैरह बेगम वगैरह हम करा रहे हैं, तो मेन किस पे काम करता है? वात रोग पे। किस पे करता है? वात दोष पे, ठीक है, वात का शमन करता है, ठीक है। और क्या करेगा? लुब्रिकेट एंड सॉफ्टेंस दी दोषाज, दोषों को क्या करेगा? सॉफ्ट बना देगा। शरीर के अंदर जहां भी दोष उसके हो गए, फैले हुए होंगे, उनको सॉफ्ट बना देगा, इजिली मूवेबल बना देगा। और उससे क्या होगा? वे दोष सारे इकट्ठे होकर कहाँ पे आ जाएंगे? उससे स्टमक में आ जाएंगे, है ना, पक्वाशय बोलते हैं, पक्वाशय में आ जाएंगे, ताकि स्टमक और एब्डोमेन में आ जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे उसको हम? अगर हमने पेशेंट का जो है अगर हम उसका जो है विरेचन प्लान करते हैं, है ना, तो हम उसको जो है एनल रूट के थ्रू, लेटरिन के रास्ते जो है मेडिसिन के थ्रू जो है उसको हम निकलवा देंगे, ठीक है ना। तो उसको परगेशन थेरेपी या विरेचन कर्म बोलते हैं, ठीक है। इनकेस अगर हम वमन प्लान कर रहे हैं तो पेशेंट को वोमिट हम इंड्यूस कराएंगे, जिसको हम एमेसिस बोलते हैं ना, हेमेटिक कर्म बोलते हैं, हेमेटिक कर्मा बोलते हैं, या फिर वमन कर्म बोलते हैं। वोमिटिंग के थ्रू पेशेंट के जो डोसाज है ना, जो एब्डोमेन में एक्युमुलेट हुए हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो दो प्रोसीजर हो गए, एक तो वमन कर्म हो गया, एक विरेचन कर्म हो गया, ठीक है। इसके थ्रू जो है दोषों को बाहर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बताया है कि जनरली जो है स्नेहन कर्म जो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्वेदन कर्म करना है, टू बी आउट फॉर 1 to 3 days बेस्ड ऑन द पेशेंट डिजीज कंडीशन, ठीक है। स्नेहन वगैरह हो गया, स्नेहन के बाद स्वेदन हो गया। उसके बाद जो है अब बात करते हैं कि जो मैंने वमन बता दी कि इस तरह से वमन कराते हैं, देखिए, है ना, वमन थेरेपी जो होती है पेशेंट की, है ना, माउथ के थ्रू, है ना, मुख के थ्रू जो बक्कल कैविटी माउथ जो होता है उसके थ्रू जो है दोषों को बाहर निकाला जाता है, वोमिट कराया जाता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये किया जाता है। अब बात करते हैं जनरल जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वमन कर्म के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो अगर पेशेंट को जो है लंबे समय से जो है नेजल प्रॉब्लम कुछ चल रही है ना, जुकाम, खांसी जुकाम, या फिर नाक बहता है या नाक ब्लॉकेज है ना, बोलते हैं ना नाक ब्लॉक हो गई है प्रॉपरली, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर कफ ज्यादा बना हुआ है, यानी कि जो है ना रिकरेंट उसको चेस्ट इन्फेक्शन है, ठीक है ना, प्रतिशाय बोलते हैं इसको ना, जुकाम खांसी जो चले जैसे आजकल चल रही है, प्रतिशाय बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम वमन कम कराते हैं पेशेंट का। इनकेस अगर कफ है, उसको काश है ना, खांसी वगैरह है तो लंबे समय से, तो उस केस में हम कराएंगे। अगर उसको जो ना फीवर की फीलिंग आया है ना, 1-2 दिन से ही, या फिर एक दिन से उसको फीवर आया है, ठीक है ना, नवजेवर आया, तो वमन कर्म करा देंगे। इसमें स्किन डिजीज इन केस अगर पेशेंट की कोई सोरियाटिक हिस्ट्री है ना, सोरियासिस है, या फिर जो भी जो आमा, या फिर ईचिंग, बॉडी पे रैशेज है, ईचिंग है ना, ईचिंग की कंप्लेंट है, या फिर इस तरह से डिस्चार्जेस होते हैं ना, जैसे भाई इरप्शंस हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, स्पॉट्स निकलते हैं, वो फूटते रहते हैं, मतलब स्किन डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ। और सोरियाटिक पेशेंट है, सोरियासिस है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हम उसको वमन कर्म सजेस्ट कराते हैं पेशेंट को। इनकेस अगर इंडाइजेशन हुआ है ना, अजीर्ण की कंडीशन है ना, जो पेट फूला हुआ रहता है, प्रॉपरली हैवीनेस रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम उसको वमन कर्म कराते हैं। पहले तो लंघन कराएंगे, यानी कि फास्टिंग कराते हैं, लेकिन अगर हमें दोषों को ही निकालना है शरीर से बाहर, मेन जो चिकित्सा है, मेन जो ट्रीटमेंट है, वो वमन कर्म है, ठीक है। वमन कर्म हमें ऐसे जो है रोगों में कराना होता है पेशेंट का। इनकेस आर्टिक एरिया, यानी कि चकते से आ जाते हैं ना शरीर पर पेशेंट के, जो अधिकतर हमने देखा भी होगा हमारे आसपास भी, कि पेशेंट बोलता है कि मैं चकते उभर आए हैं, या फिर पित्ती उभर आई है ना, इस तरह से देशी भाषा में बोलते हैं, तो उसको आर्टिक एरिया बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम वमन कर्म सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। और ओबेसिटी का पेशेंट अगर हैवी वेट है ना, वेट गेन ज्यादा हो रहा है, या थायराइड का कोई पेशेंट है ना, थायराइड की हिस्ट्री का पेशेंट, फीमेल पेशेंट में देखने को मिलती है ना, ओबेसिटी है, वेट गेन हो रहा है, भारी है ना, फैटी टिश्यू कंडीशन बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन में भी हम पेशेंट को वमन कर्म सजेस्ट करते हैं। और इनकेस अगर हृदय रोग है, हृदय रोग का मतलब क्या हुआ? इनकेस अगर लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है पेशेंट की, है ना, डिसलिपिडेमिक हिस्ट्री है, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर ज्यादा है, या हृदय रोग कोई है ना, यू नो कार्डिक कोई डिजीज है पेशेंट को, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है पेशेंट को वमन कर्म हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने
पहले भी बताया था, डिस्कस किया था कि अगर जो है सम्यक है ना, सम्यक प्रयोग इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो इसमें एक जनरल सी बताइए कि अगर हमें सब चीजों का सम्यक प्रयोग अगर हम करते हैं तो उससे इस स्विच ऑफ योर माइक प्लीज, आप बंद करें, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। डॉक्टर बुला रहा। हाँ जी, तो आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Am I audible to you? हाँ सर। Am I audible to all of you? स्विच अपना जो भी आपका माइक जिसका भी बोल रहा है वो उसको ऑफ करा दीजिए, म्यूट करा दीजिए, है ना, डिस्टर्बेंस होती है। तो इसमें क्या है कि सम्यक प्रयोग इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मतलब सब चीजों का अगर सम्यक रूप से प्रयोग करेंगे तो तभी हमें सफलता मिलती है। इसमें ये सीधा सा बताया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, मेनली हम क्या क्या रहते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, सही पेशेंट का चुनाव करना है जिसको हमें ट्रीटमेंट देना है, मतलब एक्चुअल में पेशेंट हो, डिजीज होनी चाहिए उसको, है ना, तभी हमें देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, उसका प्रॉपरली जो है हमने एग्जामिनेशन कर लिया है, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी चीजें हमें चाहिए, है ना, प्रोसीजर के लिए, वो सारी चीज हमारे पास जो है टाइम से अवेलेबल होनी चाहिए। सेकेंडली जो है सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स, क्या क्या हमें जो है औषधि या ड्रग हमें लेना है वो हमें जो है कलेक्ट करना है टाइम से पहले, है ना, मेन प्रोसीजर से पहले। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द मात्रा, जो भी डोज हमें देनी है हम पहले ही फिक्स कर लेंगे, पहले ही देख लेंगे किस डोज में उसको स्नेहपान कराना है, ठीक है। वमन विधि क्या है, उसका प्रोसीजर पूरा देख लेंगे, किस प्रकार से उसको कराया जाता है, कैसे इंड्यूस किया जाता है। मैं भी इसकी वीडियो शेयर करूंगा, फिर भी आप जो है उसके बारे में पढ़ना देखना। ये जैसे अभी हमने देखा भी है, इधर इस तरह से प्रोसीजर होता है वो मीटिंग का, लेकिन कैसे इसको जो है करते हैं, वो पूरी वीडियो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद क्या है कि इसमें पूर्व क्रम है ना, मेनली पूर्व प्रधान पश्चात क्रम तो रहता ही है, मेन प्रोसीजर तो है, लेकिन स्नेहन क्रम या वमन क्रम के अंदर भी जो है पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम होता है, ठीक है। तो इस टाइम जो है जब अगर हमें वमन क्रम करना है तो उसमें पहले जो पूर्व क्रम रहेगा वो मेनली क्या रहेगा कि सभी चीजों को एकत्रित कर लेना है, उसका पोस्ट और अग्निबल हमें परीक्षण कर लेना है, पेशेंट का एग्जामिनेशन कर लेना है, जिस चीज से हमें उसको वमन कराना है वो सारी चीजें हमें एकत्रित कर लेनी है, सही समय का चुनाव कर लेना है, मात्रा का हमें चुनाव कर लेना है, किस मात्रा में उसको ड्रग देनी है, इन चीजों को हमें देख लेना है। ये हो गया पूर्व क्रम। उसके बाद है प्रधान क्रम, मेन जो कर्म कराना है, मेन जो प्लान हमें करना है, ट्रीटमेंट से वमन करना है तो वमन के लिए जो है वो रहेगा। और पश्चात क्रम, उसके बाद में क्या फॉलो करना है, क्या दिनचर्या फॉलो करनी है, वो उसमें मेन रहता है ना। तो तीन कर्म हो गए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। अब बात करते हैं इसके अंदर ही कि अब जो पेशेंट जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा तो वो हमें ऑब्जर्व करना है प्रॉपरली, तो कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहे हैं, सभी प्रोसीजर जो उसको किया जा रहा है वो ठीक तरीके से किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें सम्यक प्रयोग में रहती है, ठीक है ना, तभी हमें सफलता मिलती है ना, जैसे पहली लाइन में बताया ना, है ना, सम्यक प्रयोग इज द सक्सेस ऑफ इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, है ना, सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्मणम सिद्धिरेष्टा, मतलब सभी अगर सम्यक रूप से सभी चीजों का अगर हमें ज्ञान है तो तभी हमें सफलता मिलती है। तो ये यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस, है ना, वो तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो उसमें ये भी इस स्लाइड में भी इस प्रकार की चीजें बताई जा रही हैं कि अगर कफज व्याधि है ना, कफ पर रोग है तो उसमें वमन कराएंगे। पित्त संश्लिष्ट है ना, पित्त के साथ कफ मिला हुआ ऐसी होती डिजीज होती है जिसके अंदर जो है पित्त का भी जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे बर्निंग सेंसेशन, जलन वगैरह बॉडी के अंदर है, और साथ में जो है ना जैसे पित्त की उबर आती है ना, बोला ना मैंने, आर्टिकेरिया टाइप में जो कंडीशन होती है तो उस केस में हम इसको वमन कराते हैं। पित्त और वात सिचुएटेड में कफ स्थान है, वो अलग कंडीशन है कि इनकेस अगर जो है तो मेनली जो पित्त के भी सिम्टम आ रहे हैं और वात के भी सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है ना। या पित्त वात के सिम्टम आ रहे हैं या फिर एक दूसरे के स्थान पे वे चले गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो डिजीजेज होती है उसमें भी हम वमन कर्म सजेस्ट करते हैं। और कोमली जो स्किन डिजीज रहती है उनमें तो करते ही है ना। सोरियाटिक कंडीशन हो गई, कुष्ठ जिसको बोलते हैं ना, कुष्ठ में जितने भी स्किन डिजीज है सभी इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। त्वक विकार, है ना, स्किन डिजीज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो वो कुष्ठ में जो है कर लिया जाता है। और श्वास
है ना, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो इन सभी जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इनमें हम जो है वमन कर्म सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। इनकेस अगर कोई मानसिक उसको परेशानी है ना, कोई सोच विचार का ज्यादा है या उन्माद का पेशेंट बोलते हैं उसको, मतलब अगर वो गहन स्ट्रेस में है या फिर डिप्रेशन में है ना, मानसिक रोगी है, मानसिक लेवल पर उसको परेशानी है, तो उस केस में भी जो है हम वमन कर्म सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद हम यही चल रही है हमारे जो कॉमन इंडिकेशन, हमने 2-3 स्लाइड में पढ़ा भी है, तो वही इसको फर्दर इसमें हम एडअप कर लेते हैं। जैसे भाई नवज्वर है ना, अक्यूट फीवर वगैरह, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था कि अगर 1-2 दिन हुए फीवर को, तो उसमें हम जो है वमन कर्म सजेस्ट करेंगे, है ना। अतिसार इन केस है, मतलब क्रोनिक नहीं है, सीवियर नहीं है, थोड़ा बहुत अतिसार है, यानी कि लूज मोशन थोड़ा बहुत है, तो उसमें भी जो है हम उसको दे देते हैं, वमन कर्म करा देते हैं। अगर सीवियर है या अकूट है तो उस केस में नहीं कराते हैं। ठीक है, उसके बाद रक्तपित, जैसे मैंने अभी बताया, डिस्कस किया था कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, तो उस केस में जो है हम कराते हैं, जैसे एनल यूथ्रो, ये वेजाइनल, ये हेमरोइड्स वगैरह है ना, ये हेमर्जेस है ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मैंने बताया है, तो अगर है तो उसमें कराएंगे। अगर राजक्षमा, यानी कि अगर टीबी का कोई पेशेंट है या टीबी की कोई हिस्ट्री रही है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन अगर है पेशेंट को, तो उस केस में भी वमन क्रम कराते हैं, स्किन डिजीज में कराते हैं, या फिर कोई जो है ना उसको अगर डायबिटिक हिस्ट्री रही है ना, तो नहीं बोलते हैं उसको, डायबिटिक हिस्ट्री है, डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसमें हम वमन क्रम कराएंगे। ठीक है ना, अगर एक डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें